Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. I am your bio teacher Prem sir. Dear students, today I introduce the lesson 9 and class 10th, and in this chapter our first topic is Mendel's law. Dear students, आज हम आप लोगों को आनुवांशिकता एवं जैव विकास के लेसन में सबसे पहले मैं मेंडल्स लॉ के बारे में बताऊंगा। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। वैज्ञानिक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। सबसे बड़ी चीज ये थी कि मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि मटर के पौधे को किसी भी स्थान में सुगमता से उगाया जा सकता है। वैज्ञानिक मेंडल ने मटर की विभिन्न प्रजातियों पर संकरण कराया। संकरण का मतलब होता है जब किसी शुद्ध जनक के साथ एक दूसरी पीढ़ी के साथ संकरण कराने से जब नई किस्म की पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसे संकरण या हाइब्रिड कहते हैं। मेंडल की अगर हम बात करें, मेंडल द्वारा एक लिखित पुस्तक का नाम है ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। वैज्ञानिक मेंडल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बेटा ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। वैज्ञानिक मेंडल के 3 नियम हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वैज्ञानिक मेंडल ने अपना जो फर्स्ट प्रयोग किया था प्रभावी या प्रबलता का नियम, उसमें जब शुद्ध मटर के पौधे के बीच संकरण कराया तो देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। सबसे पहले इन्होंने लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया और देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, और जब F2 पीढ़ी आई तो उसमें 3 पौधे लंबे और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ, यानी कि जो रेशियो प्राप्त हुआ वो 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। इसके बाद वैज्ञानिक मेंडल ने सेकंड जो लॉ था युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसमें गैमीट्स के बारे में उन्होंने संकरण कराया और देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे शुद्ध जनक के प्राप्त होते हैं, और जब F2 पीढ़ी आती है तो 75 पौधे लंबे और 25 पौधे बौने प्राप्त होते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक मेंडल का जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंतर्गत वैज्ञानिक मेंडल ने पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार, यानी कि वैज्ञानिक मेंडल ने 2 विभिन्न लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया। पीले थे, गोल थे, और हरे थे और झुर्रीदार। तो इन्होंने जब संकरण कराया तो देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले और गोल प्राप्त हुए, लेकिन जब F2 पीढ़ी संकरण कराई गई तो उन्होंने देखा कि 9:3:3:1। इसका मतलब है कि 9 पौधे पीले, 3 पौधे गोल और 3 पौधे हरे तथा 1 पौधा हरे झुर्रीदार प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था मेंडल्स लॉ। वैज्ञानिक मेंडल ने अपने प्रयोग के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि किसी भी पौधे के संकरण द्वारा अच्छी किस्म प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जीन। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जीन के अंतर्गत अक्सर करके देखा होगा कि जीन शब्द की अगर खोज की बात करें तो वैज्ञानिक जोहानसन ने की थी। जीन शब्द की खोज की थी वैज्ञानिक जोहानसन ने, और सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ द्वारा आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण होता है, यानी कि इसके द्वारा जो है आनुवंशिक पदार्थों का संचरण किया जाता है। जीन उत्परिवर्तन की इकाई है जिसकी संरचना में परिवर्तन होता है, यानी कि जीन एक प्रकार से इकाई है जिसकी संरचना में परिवर्तन होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जीन का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है जीन का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जब भी जीन का स्थानांतरण होता है तो जनन अंगों की कोशिकाओं में युग्मक पाए जाते हैं जिन्हें हम गैमीट्स के नाम से जानते हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा कि नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। जब नर और मादा का शुक्राणु और अंडाणु मिलता है
तभी बीजाणु का निर्माण होता है। निषेचन के समय माता पिता के युग्मकों के संयोग से संतानों में गुणसूत्र पहुंचते हैं। बच्चों की जीन आधे पिता से, यानी कि जो जीन का स्थानांतरण होता है, ये बच्चों को जो जीन मिलते हैं वो आधे माता से मिलते हैं और आधे पिता के द्वारा संतानों में पहुंचते हैं। अगर हम जीन के स्थानांतरण की बात करें तो माता और पिता में जो स्थानांतरण होता है इसमें 50% यानी कि 50% माता द्वारा और 50% पिता द्वारा संतानों में पहुंचते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स एलील। अगर हम एलील की बात करें, एलील की अगर बात करें तो प्रत्येक गुण के लिए कम से कम 2 जीन होते हैं। जैसे अगर हम आंख की बात करें, आपने आंख देखा होगा, किसी की काली आंख होती है और किसी की भूरी आंख होती है, तो ये एलील के द्वारा ही होता है। काली आंख और भूरी आंख में एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक काले रंग के लिए तथा दूसरा भूरे रंग के लिए होता है। ऐसे 2 जीन जो एक गुण के वाहक होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं, एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एलील एक प्रकार से ये कैरियर हैं, वाहक हैं, जो एक प्रकार है वो काली आंख वाले व्यक्ति हों या भूरी आंख वाले व्यक्ति हों, उनमें एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि समाज में नर और मादा पाए जाते हैं। नर और मादा की अगर हम बात करें, जिसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जानते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि लैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी तथा 2 लिंगी होते हैं। आप जैसे आपने सुना होगा, अगर मनुष्य की बात करें और इसके बाद गाय की बात करें या भैंस की बात करें तो सब में नर अलग और मादा अलग होते हैं। जो जंतु नर और मादा अलग अलग होते हैं उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है जिनमें नर और मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। आपने केचुआ का नाम सुना होगा, केचुआ द्विलिंगी है, लेकिन जब शारीरिक संबंध बनाना होता है तो एक दूसरे केचुए को विपरीत दिशा में सटना पड़ता है, बिल्कुल इस प्रकार से, और अपने नर जननांग को मादा जननांग के शरीर में प्रवेश करा करके ही जनन की क्रिया को संपन्न करता है। अब मैं बताना चाहूंगा लिंग निर्धारण में, तो लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो मनुष्यों की अगर बात करें तो आपने सुना होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 2m यानी कि 2 × 23 = 46, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब होता है 46, जिनमें 22 + XX 22 + XY 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब हम 23वें गुणसूत्र की बात करें तो अक्सर करके कभी कभी देखा जाता है कि कुछ अनियमितता बस किसी किसी व्यक्ति के शरीर में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाना और 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाना, तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र 22वें जोड़े में ज्यादा होता है तो 45 यानी कि 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो जिससे 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में अक्सर करके जो लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं उनका माथा चौड़ा होता है, ओंठ बड़ा और नीचे की ओर लटका होता है,
आंखें हल्की सी तिरछी होती हैं, वो व्यक्ति आपको देखता तो जरूर है लेकिन आपको देख नहीं पाएगा क्योंकि उसकी नजर हल्की सी तिरछी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को लिंग निर्धारण के बारे में बताया। अब मैं एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। अगर हम इनके ग्राफ की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि XX ये हैं, इसे हम माता, और XY जिसे हम पिता कहते हैं। जब माता का X और पिता का X मिलता है तो XX मिलने पर लड़की जन्म लेती है, और जब माता का X और पिता का Y मिलता है तो लड़का जन्म लेता है। अक्सर करके देखा जाता है कभी कभी हमारी माताओं बहनों को कभी कभी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो ऐसे कंडीशन में पुरुष लोग उन्हें ताना देते हैं, जबकि इसमें महिलाओं की कोई कमी नहीं है, कमी पुरुष की है। अगर पुरुष का वायु गुणसूत्र अगर मिलेगा तभी लड़का जन्म लेगा, क्योंकि इनके जो गुणसूत्र हैं वो समान हैं और असमान गुणसूत्र केवल पिता में होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी में आपने देखा होगा कि ZZ और ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उनमें भी क्रॉस होता है जिससे संतानें उत्पन्न होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में आप लोगों को मैंने मेंडल्स लॉ के बारे में बताया। मेंडल्स लॉ के बाद मैंने आपको एलील के बारे में बताया और सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण, यानी कि लिंग का निर्धारण तभी होगा जब XX मिलेगा तो लड़की जन्म लेगी और XY मिलेगा तो लड़का जन्म लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।